हेलो, नमस्कार साथियों। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी होती है। ठीक है, कुछ बच्चे नए आए तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपने इसको अपना मॉक टेस्ट समझ के आपने मुझको इसके अंदर मैं आपसे 40% डिस्कस करता हूँ। आपने इसको मॉक टेस्ट समझ के मुझे इसको आंसर देने हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके साथ 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के और रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी ने सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस में अपने पेपर में पूछ रखे हैं वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो कंप्लीट होने के बाद सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हैं। और आज का पहला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? असीम, ASIM, PSEEM या TSEEM? हाल ही में निम्न में से जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय उसने निम्न में से किस नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 10 से 15 सेकंड दूंगा। जितनी देर में मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ या क्वेश्चन को रीड करता हूँ तो सारे बच्चे मुझे फटाफट मुझे इनका आंसर देते जाया करो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ASEEM। ठीक है, अब यह है तो इसकी फुल फॉर्म भी करनी पड़ेगी। इसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड अप्लाइंग मैपिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ASEEM की फुल फॉर्म याद रख लेनी है, आत्मनिर्भर स्किल्ड अप्लाइड मैपिंग प्लेटफॉर्म। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से ब्रिटेन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन सा बना है? अब बताना है कि ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन सा बना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए कि जो बच्चा ने अगर ढंग से मैप वगैरह रिवाइज कर रखे होंगे ब्रिटेन जैसे देश यानी विदेशों को भी अच्छे से रीड करा होगा ना तो फटाफट मुझे आंसर देखते ही बता देगा। रूस, चीन, अमेरिका या भारत? इसका बताना है कि ब्रिटेन में दुनिया का ऐसा दूसरा बड़ा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है जिसने निवेश किया है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हमारा प्रिय भारत। ठीक है, ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा विदेशी निवेशक देश कौन सा बना है तो वो है भारत। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? हाल ही में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। फाइन। जिसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी कैपिटल है नवा रायपुर। मैं अब तक आपसे कम से कम 4 से 5 बार छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और मुझे आशा है कि अब तो सब बच्चों को रिवाइज यानी याद होना शुरू हो गया होगा। जिसके गवर्नर है अनुसुईया यूके जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर INC पार्टी के हैं और वह भूपेश बघेल जी। फाइन। और नेक्स्ट यहाँ पे लेजिस्लेचर यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 90 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 11 सीट्स हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य का खुद का हाई कोर्ट है और वो कहाँ पे? वो है बिलासपुर में। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय ने मात्र 30 सेकंड में एक टांग से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया है? प्रेम वर्मा, अमित वर्मा, त्रिलोक अमित या स्वर्ण मुखर्जी? आप बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा भारतीय जिसने 30 सेकंड में मात्र 30 सेकंड में एक टांग से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्वर्ण मुखर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है? जिसका नाम है अंजी खाद पुल। ये भारत का पहला केबल रेल पुल है। ठीक है, और ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? अगर एसएससी नहीं पूछेगी तो रेलवे तो जरूर क्वेश्चन पूछेगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या पंजाब? अगर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ना चाहो तो रीड कर सकते हो।
और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। और आप, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। फाइन, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, ठीक है। और ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। हमें बताना है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने वर्तमान में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। निमोनिया, टीबी, कोरोना या एड्स। हर साल 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, बार बार पेपर में भी पूछा जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है निमोनिया, ठीक है। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस। फाइन, और ये बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा। हरियाणा, पंजाब, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको राज्य का आंसर पता होगा कि निम्न में से भारत का यह राज्य प्राकृतिक तरीके से खेती किस वर्ष तक करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। तो उसका आंसर आप टिक करोगे वर्ष 2022 तक। और ये ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश राज्य बनेगा। जो स्टेट बना था 25 जनवरी 1971 को। और यहाँ पे कैपिटल देखो SS, समर की शिमला और धर्मशाला विंटर। आपको याद हो जाएगी SS। अगर समर कैपिटल पूछेगा तो आप शिमला पे टिक करोगे, अगर विंटर कैपिटल पूछेगा तो आप धर्मशाला पे टिक करोगे, अगर खाली कैपिटल पूछेगा तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप देखते टिक कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नर है बंदारू जी, और यहाँ पे चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। फाइन, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और ये बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 68 सीट्स है। और यहाँ से राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4 सीट्स है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में निम्न में से किस संगठन ने 7 टन का P7 हैवी डोराप सिस्टम विकसित किया है। DRDO ने, CRPF ने, ITBP ने, या इनमें से कोई नहीं? DRDO ने। अब आप बताओ कि हाल ही में से ये किसके द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है DRDO ने। फाइन, और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है DRDO के, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी किस राज्य ने ड्रोन का उपयोग करेगा? वो एक तो बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों की निगरानी करने के लिए वो वर्तमान यानी अब से वो ड्रोन का उपयोग करेगा। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं ना, वहाँ पे कई बार चिंगारी लगी निकल रही होती है, ठीक है। तो उसकी कोई आम जनता चलो कोई कंप्लेंट भी करता है तो नहीं सुनाई देती। तो अब क्या होगा कि जो ड्रोन चल रहा है ना उससे उनको जल्दी पता चल जाएगा और वो उससे वो जल्द कार्रवाई कर पाएंगे ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके, ठीक है। हमारे पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसा करने वाला भारत का महाराष्ट्र राज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में SpaceX ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकंड को लॉन्च किया? ये SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आप बताओ यह उपग्रह निम्न में से किस देश का है? और ये पहली बार SpaceX के द्वारा इस देश का उपग्रह लॉन्च किया गया। एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर MTS में बनेगा तो बेसिकली क्वेश्चन बन जाएगा, CHSL में थोड़ा हाई लेवल कर देंगे और इसी क्वेश्चन को CGL में बनाएंगे तो ANASIS निम्न में से किस एजेंसी के द्वारा विकसित लॉन्च किया गया है और यह कैसा उपग्रह है? ये एक सैन्य उपग्रह है। दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया,
भारत या कंबोडिया? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाइन, जिसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है सियोल, और जहाँ पे प्रेसिडेंट है मून। फाइन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप इसलिए इनको जरूर याद भी मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया है? 20 जुलाई 2020 को, 2 जुलाई 2020 को, 11 जुलाई 2020 को, या 20 अप्रैल 2020 को? भारत में उपभोक्ता, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं इसके अंदर आपसे ये क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 2019। ठीक है, 2019 एक्ट है, और ये भारत में किस तिथि को लागू किया गया? अगर पेपर में क्वेश्चन बने तो आपको टिक करना है 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस देश ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? रूस ने, फ्रांस ने, चीन ने, या अमेरिका ने? ऐसा करने वाला कौन सा देश है जिसने हाल ही में MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है रूस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारतीय रेलवे में किस वर्ष तक के सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक, 2023 तक, 2024 या 2025 तक? क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय रेलवे में किस वर्ष तक के सभी रेल डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 21 वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 2022 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, हाल ही में भारतीय रेलवे में पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया है? पंजाब में किया है, हरियाणा में किया है, गुजरात में किया या तमिलनाडु में किया है? पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारत के किस राज्य में किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हरियाणा। ठीक है, ये हरियाणा राज्य में किया गया है, जो स्टेट बनी थी 1 नवंबर 1966 को, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है फरीदाबाद। पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, आपको पता होगा। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 22 हैं, और यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपके सत्यदेव नारायण आर्य जी। ठीक है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और ये बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ पे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, ये जेजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पे गठबंधन से सरकार बनी हुई है बीजेपी और जेजेपी की, इसलिए यहाँ पे डिप्टी सीएम भी याद करना जरूर बनेगा। फाइन, और यहाँ पे और आपको पता है किसानों का मुद्दा वैसे चल रहा है, तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये राज्य तो आपको जरूर करके जाने होंगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, और उनकी विधानसभा में 90 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 सीट्स हैं। देखो बिल्कुल डबल है, आपको याद हो जाएगी 5 × 2 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आपके सामने, फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डिजिटल इंजन सौंपे हैं? बांग्लादेश को सौंपे हैं, श्रीलंका को सौंपे हैं, भूटान को सौंपे हैं, या पाकिस्तान को सौंपे हैं? ठीक है बच्चे, पाकिस्तान को तो टिक करेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को तो सौंपेगा ही नहीं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है बांग्लादेश को। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ समय पहले बांग्लादेश भी हमारे प्रधानमंत्री जी होके आए। ठीक है, वो टूर पर गए थे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 था आपके सामने, भारत का कौन सा जिला फरवरी 2020 के आकाशात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है? बीजापुर जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, पुणे, अहमदाबाद, गन्नौर जो सोनीपत में स्थित है। ऐसा ही भारत का कौन सा जिला है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दे, आपका टाइम शुरू हो चुका है।
हर क्वेश्चन को मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग 10 से 15 सेकंड देता हूँ और मुझे आशा है कि सारे बच्चे मुझे फटाफट इनके आंसर जरूर दे रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे गलती कर रहे हो तो कोई बच्चे टेंशन मत लेना कि कई बच्चों के स्कोर कम आ रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। बस आप इनकी बार बार जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपने रिविजन करनी है और जब जो आपने अब तक मटेरियल रीड करा है उसकी आपने बार बार रिवीजन करनी है, देखना उनमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। आपने ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। फाइन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है बीजापुर में। ये बीजापुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर 12 का शुरू किया है? फ्रांस ने, अमेरिका ने, यूएई ने या भारत ने? हाल ही में किस अरब देश ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर 12 का शुरू किया है? भारत तो अरब देश नहीं है, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। अगर आपको कंट्रीज के बारे में डिटेल में पता तो बच्चे फटाफट इसका आंसर बताने के लिए सिर्फ मात्र 5 सेकंड लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई ने। और इसका पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो वो है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जारी शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान के असलम के अनुसार जारी 2020 रिपोर्ट में विश्व प्रदूषित देश कौन सा है? आपने बताना है कि हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय की ऊर्जा नीति संस्थान ने एक रिपोर्ट यानी इंडेक्स जारी किया 2020। उस रिपोर्ट के तहत विश्व का प्रदूषित देश कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन मुझे आशा है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। ये रहे आपके ऑप्शन, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या भारत। क्या आपको लगता है भारत हो सकता है? लेकिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बांग्लादेश। ठीक है, भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से आईटीबीपी खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवाईसी आपूर्ति करने वाले भारत की पहली पुलिस बल कौन सी बनी है? सीआरपीएफ, आईटीबीपी, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। ऐसा करने वाली कौन सी पुलिस बनी है? कुछ बच्चे तो आईटीबीपी को देख के आईटीबीपी टिक कर देंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर ऑप्शन को पढ़ने के बाद मुझे इसका आंसर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन है सीआरपीएफ, जिसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में भारत के किस राज्य में वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी वृक्षारोपण के मामले में भारत के हाल ही में किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या तमिलनाडु। और ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता है कि दिन पर दिन प्रदूषण कितना बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप भी अपने घर पे 1 या 2 पेड़ जरूर लगा के रखा करो। जैसे आपके घर में आपका जन्मदिन आता है तो आप उस दिन तो साल में 1 दिन तो 1 पेड़ तो आप जरूर लगाया करो। आपकी सेहत के साथ साथ ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप इन्वायरमेंट की मत सोचो, अपनी सोचो कि आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है वृक्ष रोपण यानी वृक्ष लगाना। ठीक है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसका फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसकी कैपिटल है लखनऊ और लार्जेस्ट सिटी भी लखनऊ ही है। फाइन, यहाँ पे कुल जिले हैं 75 और यहाँ पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी। ये मोस्टली बच्चों को जरूर नाम याद होता। यहाँ पे विधानसभा भी है और यहाँ पे विधान मंडल भी है। ठीक है, यहाँ की विधानसभा में विधानमंडल में 100 सीट्स हैं और यहाँ की विधानसभा में 403 सीट्स हैं। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, जरूर याद रखना ही होगा। और इसके साथ साथ यहाँ से राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट्स हैं। ठीक है, मैं आपके साथ पूरी डिटेल में राज्यसभा लोकसभा पूरा डिस्कस कर चुका हूँ और मुझे आशा है कि आपको दोनों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ भी आ गए होंगे। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? अब बताओ कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में या सीधे वायुमंडल से लिया जाता है? केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 3,
केवल 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3 सभी। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, या सीधे वायुमंडल से लिया जाता है? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप 20 से 25 सेकंड ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल 1 तथा 2, अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में और कार्बनिक पदार्थों के रूप में, ठीक है, सीधे वायुमंडल से नहीं लेती है। फाइन, आपको पता होगा कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आपके सामने। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। सॉरी, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति डैश। अगर बताओ कि कोई भी वस्तु है वो समान समय में असमान दूरी, ठीक है, समान यानी सेम टाइम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है, वो असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है, यानी उसकी गति को क्या कहा जाता है? एक समान, सरलरेखीय, असमान या साम्य। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। कुछ बच्चों का साइंस बैकग्राउंड नहीं होता तो वो अगर साइंस के क्वेश्चन में ज़्यादा समय लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको करंट अफेयर में ज़्यादा समय नहीं देता हूँ। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, असमान। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का डैश कहलाती है? जलवायु, पारिस्थिति, पर्यावरण या मौसम। वैसे मैं आपके सामने जहाँ तापमान कहाँ डेली चेंज होता है, ये जो अर्थ की पूरी लेयर है, यानी जो अर्थ के ऊपर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो सारी मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ आप हर वीडियो को देखा करो। हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मौसम, ठीक है, यह मौसम कहलाती है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऐसा कौन करता है? ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार या टैब स्टॉप। ऑप्शन पढ़ लिए। अगर आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत समावित कर सकता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों। पूंजीवादी, ठीक है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक से क्वेश्चन बना, जैसे कि पूंजीवादी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इसको लेजिस फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा किस इकोनॉमी को लेजिस फेयर के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसके अंदर क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है वो अपनी कैपिटल पूंजी लगाते हैं, और इसके अंदर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? वो प्राइवेट सेक्टर के लोग करते हैं, यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही मार्केट कंट्रोल करेगा। जैसे लगा लो कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपने इंडस्ट्री डाली, इसके अंदर प्राइवेट का मेनली रोल होता है, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करो, आपकी उसके अंदर मोनोपोली हो जाएगी, फाइन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है। और इसको ही हायर एंड फायर पॉलिसी भी कहा जाता है। किस इकोनॉमी को हायर एंड फायर पॉलिसी कहा जाता है? हायर एंड फायर पॉलिसी ये कहाँ पे है? ये है अमेरिका में, और ये डेवलप्ड कंट्री में ही हो सकती है। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ना तो आपको पता है इसके अंदर क्या होगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और सेकंड होती है हमारी समाजवादी, जिसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रसिया में यही है समाजवादी, स्वीडन में भी यही है और चाइना में भी यही है। यानी इसके अंदर मेन फोकस
लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ऐसी इकोनॉमी होती है कि जो भी काम किए जाएंगे वो सारे के सारे लोगों की भलाई किए जाएंगे। यानी ये जो इकोनॉमी होती है डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, प्राइवेट सेक्टर का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता। जैसे आपको पता है कि आजकल मोदी जी हर चीज़ बेचते जा रहे हैं। ठीक है, वो कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी की ओर जा रहे हैं। सोशलिस्टिक मतलब या तो जो मोदी जी हैं हर चीज़ खरीदते हैं, यानी हर चीज़ मोदी जी के गवर्नमेंट में आ जाती। ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, एयरपोर्ट हो गए, रेलवे, ये सारी अगर अपने अंडर होती तो पहले सोशलिस्टिक थी, लेकिन अब वो पूंजीवादी की ओर जा रही है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने समझाया। और नेक्स्ट है मिक्स्ड। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। फिर पूछा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी निम्न में से किस देश में है, तो उसके अंदर इंडिया का ऑप्शन जरूर दिया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उनके अलावा मोस्ट देशों में मिक्स इकोनॉमी है। इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। ठीक है, दोनों का मेन रोल होता है। मेन रोल वैसे ज़्यादा गवर्नमेंट का होता है, लेकिन दोनों मिलकर काम करती है। ये होती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। फाइन। इसके अलावा दो इकोनॉमी और होती है जिसको हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी, और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वैसे एक ही बार सिर्फ एक से दो बार एसएससी ने पूछा, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम करती है उसको हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। जैसे ब्राज़ील हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये बहुत कम ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। और एक होती है ओपन इकोनॉमी, जो कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुल के करती है उनको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ब्राज़ील और नॉर्थ कोरिया को छोड़ के सारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। फाइन, ये तीन महत्वपूर्ण इकोनॉमी है। आप दोनों को याद भी रखोगे तब भी चल जाएगा, ओपन और क्लोज को। लेकिन आपने कैपिटलिस्टिक, पूंजीवादी, सोशलिस्टिक, समाजवादी, आपको नाम से कंप्लीट हो जाएगा। समाज यानी समाज का भला, मिश्रित, दोनों मिक्स। ठीक है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ए, पूंजीवादी। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 था आपके सामने। गरीबी रेखा की अवधारण की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? एस तेंदुलकर समिति, लक्कड़वाला समिति, वांचू समिति या दत्त समिति? इसके अंदर आपको पता है ये भी एक इकोनॉमिक का ही टॉपिक है, पॉवर्टी यानी गरीबी। इसके अंदर मेनली जो पॉवर्टी है वो दो तरह की दर्शाई गई है। एक तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहोगे, और नेक्स्ट हो जाएगी आपकी रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, गरीब क्या होता है कि जो अपनी बेसिक नेसेसिटी नीड्स को, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स वगैरह, जो ये सारी फैसिलिटी जिसके पास नहीं हो उसको पुअर कहा जाता है। ये डेफिनेशन है वैसे पुअर की। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के तहत क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो अ नेसेसरी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड। यानी एक अच्छे स्टैंडर्ड लेने के लिए आपको जो पैसे की जरूरत है वो आपके पास नहीं है, आपके पास बेसिक नेसेसिटी थिंग्स, फूड, क्लोथिंग वगैरह नहीं है, उसको एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट ही वो गरीब है। ठीक है, ये होता है। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है कि जैसे मान लो आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, वहाँ पे आपसे भी ज़्यादा अमीर लोग रह रहे होंगे, उसके मुताबिक आप गरीब हो, तब उसके अंदर वो होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, अगर डेफिनेशन एक दो बार पूछी है तो आप जरूर याद रख लेना। एब्सोल्यूट यानी आप रियलिटी में ही कोई गरीब है, आपका नाम नहीं ले रहा, किसी ने दिल पे नहीं लेनी बात। रिलेटिव मतलब आप किसी से रिलेट करके कह रहे हो कि भाई मैं तो उससे गरीब हूँ। फाइन। एक क्वेश्चन पूछा था, और जो है एक लॉरेंस कर्व होता है। ठीक है, लॉरेंस कर्व, आपने इसमें डिटेल में मत जाना। लॉरेंस कर्व किससे संबंधित है? ये पॉवर्टी से संबंधित है। फाइन। और इसके अंदर हम इनकम और पॉपुलेशन का रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, दो ही क्वेश्चन आप याद रख लेना, आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है। और इसके अंदर एक दो बार ये भी पूछा गया है कि पॉवर्टी, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पॉवर्टी इज लेस डेवलप्ड कंट्री, जो पॉवर्टी होती है वो लेस डेवलप्ड कंट्री में क्यों ज़्यादा होती है? पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू। ठीक है, ये तो अगर आपको क्वेश्चन, मैं आपको ऑप्शन बोल देता हूँ। इनकम इनक्वालिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कल्चर लैक, ये रिसोर्स लैक। एसएससी का प्रीवियस का क्वेश्चन है पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्री ड्यू टू। इसका आंसर हो जाएगा, आपने इसका टिक करना है, इनकम इनक्वालिटी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारा भारत ये भी लेस डेवलप्ड है, यानी अंडर डेवलप्ड है, अभी डेवलपिंग चल रहा है, डेवलप्ड नहीं हुआ है। इसका ना क्या होगा, आप देखते हो कि किसी की बहुत ज़्यादा इनकम है, किसी की बहुत कम है, और इसी बेस पर ही एवरेज पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए निकाली जाती है, और कुछ लोग होंगे जो दिन के मात्र 10 से 20 रुपए ही कमाते होंगे। ठीक है, ऐसे आपने लोग जरूर देखे होंगे। इसलिए ही
अंडर डेवलप्ड कंपनी में ज़्यादा पॉवर्टी यानी ज़्यादा गरीबी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे इनकम इनक्वालिटी है, अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका एस तेंदुलकर समिति। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? आपको पता होगा कि स्टोन एज मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री में स्टोन एज है, ठीक है, एक पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, मीसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, एक हो जाएगा आपका न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल। ठीक है, और न्यूलिथिक एज को रिवोल्यूशनरी पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, और ये सारे पॉइंट आपने जरूर याद रख लेने हैं। और मीसोलिथिक एज को ट्रांजिशन के पीरियड के नाम से जाना जाता है, और न्यूलिथिक एज को रिवोल्यूशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। दोनों के दोनों आपने जरूर याद रख लेने हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पुरापाषाण काल के क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके अंदर जो लाइफस्टाइल होता था लोगों का वो मेनली हंटर होता था। ठीक है, और फूड को गैदर करना मेनली इस पे फोकस होता था। और जो इस समय उनके पास टूल्स जो हथियार वगैरह होते थे वो क्या थे, वो वेल शेप्ड नहीं थे। ठीक है, नॉट वेल शेप्ड। फाइन। और इसी समय पर ही फायर की यानी आग की डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद आता है आपका मीसोलिथिक एज, ये मेनली 9000 बीसी से लेकर कब तक है, ये आपका 4000 बीसी तक है। कुछ बुक्स में राइटर ने 1-2-4 साल आगे पीछे दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ईयर नहीं पूछा जाएगा। जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इनका लाइफस्टाइल क्या था, एक तो पशुपालक और हंटर्स, यानी पशु को पालना था, और हंटर्स यानी उनका शिकार करना। ठीक है, 2 इनके लाइफस्टाइल थे लोगों के। और इसके साथ साथ इनके जो टूल्स थे वो मीरोलोथिक थे, और यानी पॉइंटेड थे, जैसे कोई भी इन्होंने बनाया तो उसको पॉइंट करके बनाते थे। ठीक है, और इस यहाँ पे आग का यूज हुआ था। डिस्कवरी हुई थी नवपाषाण काल पैलियोलिथिक एज में, आग का यूज करना शुरू हुए थे मीसोलिथिक एज में जिसको मध्यपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, इनके अलग अलग जगह से एविडेंस वगैरह मिले, वो आगे मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कस करता चलूंगा। और जो न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल है उनका लाइफस्टाइल था फूड को प्रोड्यूस करना, एग्रीकल्चर मेनली इनका लाइफस्टाइल था। और जो उन समय टूल्स थे इनके पास वो भी पॉलिश थे, और इन्होंने यहाँ पे जो फायर है उसको मल्टीपर्पज काम के लिए यूज किया था। ठीक है, पहले जैसे आप लगा लो कि फायर को सिर्फ और सिर्फ खाना पकाने के लिए, कहीं आग लगाने के लिए, फिर उन्होंने बहुत सारे इसके मल्टीपर्पज काम के लिए फायर को यूज किया था। ठीक है, और चिरंद, मेहरगढ़, ब्रिज होम या दैमाबाद, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में। और यहाँ से हमें स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट के एविडेंस हमें यहाँ से मिले हैं, और यहीं से हमें वीट और भेड़ पगड़ी के यानी वो भेड़ बकरी को चराया करते थे, ये भी एविडेंस हमें यहीं से मिले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आगरा के किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? निम्न में से आगरा के किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद या बादशाही मस्जिद? अब आगरा की बात होती है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आगरा किसके द्वारा स्थापित इंट्रोड्यूस की गई थी, तो वो था सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, आगरा पूछे या सिकंदराबाद पूछे, आगरा का पहले नाम सिकंदराबाद था, तो आपने दोनों में ही सिकंदर लोदी को टिक करना है। ये लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश ने भारत पर 1451 से लेकर 1521 तक राज किया था। ठीक है, इन्होंने एक यानी जो बहलूल लोदी था वो फाउंडर था किसका, वो था लोदी वंश का बहलूल लोदी। ये लोदी वंश का फाउंडर था। इसने एक नए सिक्के भी इंट्रोड्यूस किए थे, वो सिल्वर के थे, जिनका नाम था बहलोली। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर याद रख लेना है। और इसने अपने आप को टाइटल भी दिया था, वो था गुल रख यानी गुलाब चेहरा। फाइन। सिकंदर लोदी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक था इब्राहिम लोदी, वो था लास्ट सुल्तान, और बाबर ने इब्राहिम लोदी के समय ही आपको पता है 5 अटैक किए थे। ठीक है, 5वां अटैक इंपॉर्टेंट था जो 1526 में किया था, और इसी को ही 5वें अटैक को ही बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई होती है, और बाबर इसके अंदर जीत जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि सारे पॉइंट आपको जरूर पता होंगे, बस मैं आपकी रिवीजन के लिए सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जामा मस्जिद।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। सारे ग्रह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इनर प्लैनेट जिसको टेरिस्ट्रियल प्लैनेट नाम से जाना जाता है, आउटर प्लैनेट जिसको जोवन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। टेरिस्ट्रियल यानी इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आपके कौन से हैं, ये टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। और आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं, वो हैं जुपिटर, सैचरन, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, अरुण वरुण अरुण वरुण, ठीक है। आप ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूजन तो वैसे इसमें नहीं होनी है, ठीक है। अब बताओ, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखो जैसे ये सूर्य सन, ठीक है, ये सन हो गया, सॉरी ये हो जाएगा आपका सन, ये आपका मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ठीक है। उसके बाद आपका जुपिटर, सैचरन, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, नेपच्यून के बाद कोपर बेल्ट है। किस प्लैनेट के बाद कॉपर बेल्ट है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून के बाद यानी वरुण के बाद, ठीक है। और ड्राफ्ट प्लैनेट, बोने प्लैनेट भी इसके बाद ही मिलते हैं, प्लूटो वगैरह। फाइन, पहले ये इनको प्लैनेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उनसे वो दर्जा छीना गया, वो है बोने प्लैनेट, ठीक है, यानी बोने ग्रह, ठीक है। ये आपने लाइन में जरूर याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। और वाटर बॉडीज, पूरी भारत की लैंड, सब कुछ मैं आपके साथ अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये भी सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर देंगे, ठीक है। 7, 8, 9, 10, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो की बात हुई तो इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये एक पोएट थे। अमीर खुसरो कौन थे, वो एक पोएट थे। और सॉरी, इसके साथ साथ आपने ये भी याद रख लेना है, ये फाउंडर थे सितार के, ठीक है। फाउंडर ऑफ सितार अमीर खुसरो, ये 3 तारों वाला वादक के फाउंडर थे। और एक पहले पर्सन थे जो हु सिंग एंड राइट क्वाली, ठीक है। ये पहले पर्सन थे हु सिंग एंड राइट क्वाली, ठीक है। ओलिया और चिश्ती ये दोनों ही लिखते थे, लेकिन ऐसे फर्स्ट पर्सन हु सिंग और राइट क्वाली, तो आप ऑप्शन करोगे अमीर खुसरो, ठीक है। क्वाली किन 2 लोगों के लिए गाई जाती थी, तो वो थे ओलिया और चिश्ती के लिए। फाइन। और उर्दू भाषा कौन से सुल्तान के कैंप में बनी है, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में उर्दू भाषा बनी है। और जो अमीर खुसरो थे, ये क्या थे, ये फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी ये उर्दू लैंग्वेज के पहले पोएट थे, ठीक है। और अमीर खुसरो उर्दू भाषा को किस नाम से जानते थे, तो वो जानते थे हिंदवी के नाम से। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबने याद रख लेने हैं, ठीक है। और इश्किया बुक उर्दू भाषा में लिखी है, तुगलकनामा रिटन बाय अमीर खुसरो, ठीक है। एक हिस्टोरियन भी था, ये जो अमीर खुसरो थे हिस्टोरियन भी थे, तो इन्होंने तुगलकनामा रिटन बाय अमीर खुसरो। फाइन। और जो तुगलकनामा किताब किस तुगलक के नाम पर लिखी गई है, तो वो है गियासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा किस तुगलक के नाम पर लिखी गई है, तो आपने टिक करना है गियासुद्दीन तुगलक के नाम पर, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रख लेना। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, मीर ग्यास बेग, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है। कल भी ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम या म्यांमार। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा देश है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम से, काष्ठ लुगदी से, ऊन से या कपास यानी कॉटन से। आपको पता है वर्तमान में पाकिस्तान ने भी कह दिया कि वो इंपोर्ट वगैरह शुरू कर रहा है भारत से कॉटन के लिए, ठीक है। मैं वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा।
रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कास्ट लुगदी से। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। सॉरी, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? जस्ता को, फोस्फोरस को, सल्फर को या ऑक्सीजन यानी O2 को। जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेंजीन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन, नियोन, ये जितने भी 1 से 20 तक आप इन सबको एटम्स को जरूर याद रख लेना, पेपर में इनके आपसे नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है जस्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुत मुख्य होते हैं? नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया था। ठीक है, लास्ट प्लानिंग कमीशन 2017 को समाप्त होना था। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने उसको नीति आयोग में ट्रांसफर कर दिया था। राष्ट्रीय एकता परिषद, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, केवल 1, केवल 2, 2 तथा 3 दोनों, 1, 2 तथा 3 सभी। मुझे आशा है कि इसका आंसर बच्चे सही देंगे कि निम्न में से किन चीज़ों यानी किन निकायों के वस्तुत यानी जो हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3 सभी। ठीक है, इन तीनों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? नगर पंचायत का, नगर पालिका परिषद का, नगर निगम का, कोई विकल्प सही नहीं है। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नगर निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजनकरण। आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रम में कौन सा दौरान एक घटना सही नहीं है? तो सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर बताने के लिए मैं आपको 20 सेकंड दूंगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, इसलिए आप कोशिश करो मुझे इसका आंसर बताने की। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके अलावा तीनों एक घटना है तो आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकाई मोटी होती है डैश कहलाती है? माइशरा, धमनियां, शिराएं या कोशिकाएं? क्वेश्चन पढ़ सकते हो दोबारा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोशिकाएं। फाइन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किसी वस्तु की डैश गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है? सरल रेखीय गति के दौरान, सापेक्ष गति के दौरान, एक समान गति के दौरान या साम्य गति के दौरान? किसी वस्तु की डैश गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, एक समान गति के दौरान। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है मुझे आशा है कि इसका आंसर ये बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये डैश क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? ध्रुव, दक्षिण गोलार्ध, अधिक ऊंचाई या भूमध्य रेखा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु सामान्यतः कैसी होती है? वो गर्म होती है क्योंकि ये निम्न में से किस क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करना ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें, और सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके 40 में से कितने % सही हैं। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।